अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट हाफ बुक मॉक टेस्ट ऑफ 11th फिजिक्स का डिस्कशन नंबर लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। तो आज हम ये एमसीक्यू हमारा पहला है। ml-1 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ। तो ये किसकी डायमेंशन है? प्रेशर की तो प्रेशर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल फिजिकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml-t-2। जी और एरिया की डायमेंशन क्या होती है? L²। डिग्री। हाँ जी, तो फिर आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दिस वन। यही वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है? प्रेशर जस्ट फोर्स एक्सर्टेड होता है, लेकिन जो स्ट्रेस है इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स। सही है। और प्रेशर में सर जो हम फोर्स लगाते हैं वो एरिया पर लगाते हैं, और जो स्ट्रेस होता है वो किसी यूनिट एरिया पर फोर्स लगा के किसी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस है, कि प्रेशर स्ट्रेस की वो स्पेशल टाइप है। या ये दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वो स्ट्रेस जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है यूनिट एरिया पर, उसको हम कहते हैं प्रेशर। तो अब देखिए ये हमारे पास जी एक सर। सरफेस है। तो जो स्ट्रेस है ना वो हर डायरेक्शन में अप्लाई होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है वो फिर हमारा क्या होगा? स्ट्रेस होगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स होगी, उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। यानी वो स्ट्रेस जो किसी सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर बॉडी की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो स्ट्रेस है वो बॉडी को क्या करता है? डीफॉर्म कर सकता है, उसकी शेप, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकता है। और जो स्ट्रेस है वो हर डायरेक्शन पे अप्लाई होता है, लेकिन जो प्रेशर है वो ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स होती है किसी भी यूनिट एरिया के। क्लियर है? फिर दूसरी बात ये होती है कि हमारा जी जो सर क्लियर है। जो हमारा प्रेशर और जो हमारे होते हैं स्ट्रेस, ये दोनों क्या होती हैं? हमारे टेंसर्स होते हैं, ये स्केलर्स नहीं होते। छोटी बुक्स में आप स्केलर पढ़ते, लेकिन ये रियलिटी हमारे क्या होते हैं? टेंसर्स होते हैं। जिस तरह हमारा करंट है ना, वो भी हमारी क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी। इसी तरह ये भी हमारे क्या है? टेंसर्स होते हैं। ठीक है, सर टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है? टेंसर जो है ना, ये जो फिल डायरेक्शन होती रहती है। हाँ जी। अभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में, उसमें टेंसर के बारे में इतनी डेप्थ वो डिटेल नहीं पूछी गई। सिर्फ ये पूछा गया कि ये फलानी क्वांटिटी टेंसर है या नहीं। ये बेसिकली मैथ का कंसेप्ट है। और दोबारा से ये रिपीट कर दें, जो प्रेशर होता है ये आल डायरेक्शन में होता है या स्ट्रेस आल डायरेक्शन में होता है? स्ट्रेस हर डायरेक्शन में होता है। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स होती है। जो स्ट्रेस है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है और दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रेस जो परपेंडिकुलर हो उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड? एक साल में, एक सेकंड में कितने साल होते हैं? जवाब निकाल के बताइए, वैसे ही बता दें। वैसे ही बता दें, ये क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 3.1 इंटू 10⁻⁻8 फर्स्ट वाला। तो ये इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स की दुनिया में। मेजरमेंट्स वाला आई थिंक हमारा वो खत्म हो गया पोर्शन। अब वेक्टर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। A force of 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये बताएगा हमारा। सर जीरो। रीजन भी बताएं। आंसर ठीक है। एक्स एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे तो कोई कोई एक्ट नहीं कर रही फोर्स, इस वजह से। हाँ जी, जो फोर्स वेक्टर ही एक्स एक्सिस के अलोंग कर रही है।
वाई एक्सिस पे वो है ही नहीं है, तो इसलिए पे आंसर उसका क्या होगा, 0 होगा। सिंस फोर्स इज एक्टिव, उसने खुद ही बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 88 न्यूटन कैन नॉट बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नहीं हो सकता। 2 न्यूटन, 24 या 16 न्यूटन। मैं बता दूं? नहीं, ऑन बताएगा। सर इसका नहीं क्लियर मुझे। अब देखिए हमारे पास ना, अच्छा अब ये बताओ, ऑन 2 + 2, अच्छा ठीक, 12 + 8 कितना होता है? 20। 20। मैं कहता हूँ कि 12 + 8 4 होता है। तो माइनस करेंगे फिर ही होगा। तो आप मेरी इस बात से डिसएग्री करोगे कि एग्री करोगे? ऑन। जी सर डिसएग्री करूंगा। क्योंकि आप डिसएग्री इस वजह से करेंगे क्योंकि 12 + 8 वो होता है 20। लेकिन 20 किस दुनिया में होता है? स्केलर्स की दुनिया में। और आप किस दुनिया में एंटर हो चुके हो? वेक्टर्स की दुनिया में। तो वेक्टर्स की दुनिया में जो आंसर होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। तो वेक्टर्स की, इसलिए तो हमने इनको नाम दिया हमने वेक्टर्स का। तो अब देखें, जब हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन वो 180 डिग्री पे हो, जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मैक्सिमम हो, तब उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आता है? मिनिमम आता है। ये आप लिख भी सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आर इज होता है इक्वल ना, टू ए माइनस। रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, कि जितना एंगल ज्यादा होगा उतना रिजल्टेंट क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा। ये दोनों के क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सर फिर से रिपीट करना। रिजल्टेंट, जो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ना, वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एंगल होगा उनका रिजल्टेंट क्या होगा? मिनिमम होगा। जितना कम एंगल होगा उतना रिजल्टेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फिर मैंने ये बताया कि वेक्टर्स की दुनिया में आंसर वो फिक्स नहीं होता, आंसर डिपेंड करता है वेक्टर्स की डायरेक्शन पे। अब एक देखिए, ये हमारे पास 12 न्यूटन फोर्स है और ये हमारे पास 4 न्यूटन फोर्स है। दोनों के मान एंगल की अपोजिट है, तो ये हमारे पास 12 है। अब इनके मान एंगल कितना है इन दो वेक्टर्स के दरमियान? 180 है ना। 180 है सर। और ये भी बात आती है कि ये चलो आ गई है, तो इकबाल आप बताओ, दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? सर कितना? 180 180 180। डिग्री सर। हाँ जी, दो वेक्टर्स के दरमियान मैक्सिमम जो एंगल होता है ना, वो 180 होता है। 181 नहीं हो सकता। 180 पे मैक्सिमम एंगल हमारा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब देखिए, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, तो यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम एंगल है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? मिनिमम आएगा। तो मिनिमम रिजल्टेंट कैसे आएगा? यहाँ से भी आप देख सर सकते हैं कि जी, सर इस सवाल में तो वो एंगल का जिक्र तो कर नहीं रहा, हमें कैसे पता चलेगा 180? वो ये पूछ रहे हैं ना, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर बात दो, करता एंटी पैरेलल परपेंडिकुलर तो फिर हम बात समझते। लेकिन यहाँ वो पे तो कह रहा बात है ना, नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है ना कि ये दो वेक्टर्स हमारे पास 12 न्यूटन और 8 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता, ये हमने बताना है। तो वही बता रहा हूँ कि जब दो वेक्टर्स है ना, तो इन दो वेक्टर्स का एक आंसर नहीं होता। जैसे स्केलर की दुनिया में होता है ना कि 12 + 8 हमेशा कितना होगा? 20 जी होगा। ना 19 हो सकता है, ना 21 हो सकता है। स्केलर में हमेशा हमें एक आंसर मिलता है, ऐसे ही है ना कि 12 + 8 करें, जी आपको सर। हमेशा क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। लेकिन जब आप वेक्टर्स की दुनिया में आते हैं ना, तो 12 + 8 का आंसर 4 भी हो सकता है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 4 कब आएगा? 4 कब आएगा? जब हमारे पास दो वेक्टर्स के एंगल कितना हो? मैक्सिमम हो। और मैक्सिमम एंगल कितना कितना होगा? 180 होगा। और 180 के केस में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो 12 + 8 अपोजिट। हमारा 4 भी हो सकता है, 12 + 8 5 भी हो सकता है, 12 + 8 6 भी हो सकता है।
तो यहाँ से लेके मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, 12 + 8 20 तक जा सकता है। 4 से लेकर 20 तक इन दोनों का आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता कि अच्छा फर्स्ट केस में दोनों के दरमियान डायरेक्शन किया है, दूसरे केस में इनके दरमियान एंगल किया है, तो एंगल तो कुछ भी होगा। अगर एंगल 180 होगा तो एंगल हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर एंगल इन दोनों के दरमियान 0 डिग्री हो जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। क्योंकि जब एंगल मिनिमम हो तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलना है, मैक्सिमम मिलना है। तो जितना अगर 45 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80, 90, उस हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो चेंज होता जाएगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 + 8 का आंसर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20, और इनके दरमियान कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, जो हमें क्वेश्चन में एंगल दिया जाएगा ना उस पर डिपेंड करता है। तो आप देख लें कि जो 2 है वो इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ 20 सर। इस रेंज में आ रहा है, तो यानी कि 20 तो आंसर आ सकता है। 4 इस रेंज में आ रहा है तो 4 भी आ सकता है। 16 इस रेंज के अंदर है तो 12 + 8 का आंसर 16 भी हो सकता है, 12 + 8 का आंसर 4 भी हो सकता है, 12 + 8 का आंसर 20 भी हो सकता है, लेकिन 12 + 8 का आंसर 2 नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह 12 + 8 का आंसर 21 नहीं हो सकता। तो जब भी आपसे पूछे जाए ना, दो वेक्टर्स आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, तो आप क्या करें, पहले वेक्टर्स को माइनस कर दें, फिर दूसरे वेक्टर, फिर दोनों को क्या कर दें, प्लस कर दें। तो जब आप माइनस करेंगे वो हमारे पास इनिशियल नंबर होगा, इनिशियल स्टेज होगी, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे वो हमारी फाइनल स्टेज होगी। तो इनके दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे उनके उसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जब आप डायरेक्शन चेंज करते चले जाएंगे तो पहले आंसर 4 है जब एंगल 180 है, तो जब एंगल हमारा 90 होगा तब हमारा आंसर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का 64, तो 64 और 144 200 हो गया। तो 200 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ गया। तो जब आप एंगल दोनों के मैं 0 डिग्री काट दो तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। और ये सारा कुछ हमें किस फार्मूले से हमें मिलता है, इस फार्मूले से मिलता है। R is इस equal to under root a का square plus b square plus 2ab cos। हाँ जी, इस एंगल में जब आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे ना तो आपको ये सारे आंसर 4 से लेकर 20 तक आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? सर फार्मूला दोबारा से बता दें। ये मैं लिख रहा हूँ, a² + b² + 2ab, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने का। तो यहाँ पर 180 पुट करें। ये हमारे पास 2ab cos थीटा आता है। अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास a² + b² + 2ab आ जाता है। जब होल का स्क्वायर करते हैं a + b आ जाएगा, और जब आप 180 करते हैं तो ये माइनस का फार्मूला बन जाएगा। a - b जो है होल का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट के साथ कटने की वजह से a - b। क्लियर है बाकियों को? जब आप 180 पुट करेंगे, ये सर फिर रिपीट करें। अच्छा मैं यस सॉल्व सर, कर क्लियर लेता है। हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हम एंगल पुट करते हैं 180 डिग्री। जब आपसे पूछा जाए ना सिंपल, तब आपको जो ट्रिक बताई है वो आपने यूज करनी है कि पहले दोनों वेक्टर्स को माइनस कर दें, फिर दोनों वेक्टर्स को प्लस कर दें। तो उसके दरमियान जो सारी रेंज होगी वो फिर आप उसके अंदर जो उसके अंदर मौजूद होगा वो आंसर हो सकता है, जो नहीं मौजूद होगा वो आंसर नहीं हो सकता। तो पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपने इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करना, आपने इस ट्रिक को फॉलो करना, ठीक है? ये फार्मूला जस्ट आपकी मजीद आपका जो कंसेप्ट है ना उसको क्लियर करने को बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ होता कैसे है। अब हमने थीटा 180 पुट किया तो फिर हमारे पास जो आर का क्या आता है, हमारे पास a² + b² वैसे ही आएगा। और -2ab cos 180 की कीमत -1 है। हाँ जी, तो वो डायरेक्ट -1 पुट कर देते हैं, b², हाँ और जी। माइनस को माइनस प्लस माइनस हो गया, तो क्या आंसर आ गया, -2ab। हम्म। तो अब ये फार्मूला किस चीज का बन गया, a फर्स्ट का - स्क्वायर b होल का स्क्वायर। प्लस सेकंड का स्क्वायर -2ab। तो ये फार्मूला बहुत फेमस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, r = a - b होल का स्क्वायर, होल स्क्वायर। और ऊपर स्क्वायर रूट भी है जी ना, सर। तो स्क्वायर रूट भी जी लगा दें। सर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, तो आंसर क्या आ गया,
ए माइनस बी। और तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना कि एफ पहले आप की माइनस कर बुक दें। की साइड पर ना इसका इजीली दिया गया है इसका तो कि ए वेक्टर रिजल्टेंट हमारा की रेंज कितना है? कहाँ से कहाँ तक रहेगी। हाँ जी, तो ए हमारा 12 है और बी हमारा कितना 8 है। तो 12 माइनस 8 का आंसर क्या आ गया? 4। ये मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था इस क्वेश्चन के कि आपको ये फार्मूला यूज आपने नहीं करना। आपने क्या करना, जस्ट आपने इसकी जो फार्मूला बताया ना, ट्रिक बताई है कि पहले माइनस कर दें फिर प्लस कर दें। जो उसकी रेंज में आ गया वो आंसर आ सकता है, जो नहीं आया वो आंसर नहीं आ सकता। तो ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको चीज बताई है। क्लियर आप? जी सर, तो ये सर ए माइनस बी डिफरेंस का फार्मूला बन गया। हाँ जी, डिफरेंस का फार्मूला बन गया। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन भी है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है मिनिमम कब होगा, और उसका मैंने आंसर ये आपको बताया है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब एंगल क्या हो? मैक्सिमम हो। और दो वेक्टर्स की मान एंगल मैक्सिमम कितना होगा? 180। तो फिर आपने किस पे टिक करना है? 180 पे टिक करना है। अगर वो बोले कि दो वेक्टर्स के मान मैक्सिमम रिजल्टेंट हमें कब मिलेगा, तो रिजल्टेंट हमें तक उस वक्त मिलेगा जब एंगल क्या हो? मिनिमम हो। और दो वेक्टर्स में मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 0 डिग्री हो सकता है। फिर आप किस पे टिक करेंगे? 0 डिग्री पे टिक करेंगे। क्लियर आप? जी सर। यहाँ पे ना मैं Yes, sir. किसी ने कोई क्वेश्चन करना था, तो वो मैंने उस वक्त बोल रहा था, तो वो इसलिए मैंने वो उसका जवाब नहीं दिया। कौन था जो क्वेश्चन करना चाह रहा था? कोई फीमेल थी? मैं ही थी। आप थी राबिया? चलिए ठीक है। जी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ, ये 900 नहीं है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एक्स एक्सेस। इट्स वाई कंपोनेंट विल बी। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? 15 होगा सर, अच्छा, इसका आंसर 0 क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि 90 क्योंकि का सर एंगल हमेशा साइन दो 90 डिग्री 1 के बराबर है। सही है, तो इसका आंसर क्या आता है? साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, जिसकी वजह से 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। हमें वैल्यू दी हुई है द फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ, ये हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है ना? 50। जी सर। एफ एक्स cos 90। नहीं, एफ एक्स इज इक्वल टू नहीं एफ सर, हाँ, वाई उल्ट एक्सिस माने उल्ट बता रहा हूँ, ठीक है। एफ वाई की मालूम करनी है, साइन थीटा लगेगा। एफ एक्स हमारे पास होता है एफ cos थीटा। हाँ जी। जी सर। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वाई कंपोनेंट की। राबिया आप बताओ। वाई कंपोनेंट की चाहिए हमें। और दूसरी बात ये है कि 90 का एंगल बन रहा है एक्स पे, तो एंगल जो बनेगा हमेशा वाई और एक्सिस दो के दरमियान बनेगा 90 सही का। है। सर ये जो फार्मूला लिखा है ना आपने, ये इस तरह नहीं होगा, फार्मूला होगा एफ और दूसरी बात ये है एफ कि वाई एफ वाई इज इक्वल टू साइन एफ थीटा। साइन थीटा। एफ वाई एफ इज इक्वल टू एफ वाई एफ साइन थीटा होगा। साइन थीटा। और एफ हमारे पास 15 है, cos 90 की वैल्यू 10 और 15। साइन 90 डिग्री। कौन से बना के आ जाएगा? 15 15। न्यूटन। 15 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन या 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री।
तो ये तो मैंने बहुत दफा क्वेश्चन करवाया हुआ है। हमारा आपको इसका तीन आइडिया है? तीन नौ चार चार 16 25 5। जी सर, मैग्नीट्यूड लेना है, वो 5 आ जाएगा इसका। तो रिजल्टेंट का अभी cos 90 क्या होता है? 0। जी तो जब हमारे पास cos 90 होता है ना, जब हमारे पास एंगल 90 आ जाए, तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन जाता है। ये फॉर्मूला आप चाहिए याद रख लें। जब भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, तो दोनों का आपने ये फिर क्या लेना है? स्क्वेयर लेके दोनों को ऐड कर देना है। तो ए स्क्वेयर हमारे पास कितना है? 3। तो 3 का स्क्वेयर आ गया 9, और 4 का स्क्वेयर क्या आ गया? 16। तो 3 16 9 हमारा क्या आ गया? 25, और 25 का आंसर क्या आ गया? 25 5 न्यूटन। Two vectors have equal magnitude f. Their resultant also has a magnitude f. The angle between them will be. वो कहता है जो वेक्टर्स की जो है वो हर एक की जो मैग्नीट्यूड वो भी f है, f, और जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास क्या आता है? वो भी f आता है। तो एंगल बताए किस एंगल पे होगा। तो ये सिचुएशन किस एंगल पे आती है? बहुत ही 120। क्वेश्चन है। अब देख ले, वेक्टर्स की दुनिया में 4 + 4 का आंसर क्या आता है? 4 आता है। जब एंगल हमारे पास हो 120 डिग्री। है ना मजे की दुनिया वेक्टर की। सारी जो मैथ है उसने उसको उल्ट पुल्ट कर दी है। तो 4 + 4 का आंसर 4 भी आता है जब हमारे पास एंगल 120 डिग्री हो, क्योंकि वेक्टर्स की दुनिया में आंसर डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो आंसर क्या है इसका? 120 डिग्री। अब देखिए सर ये यही बात है। क्वेश्चन दोबारा बताइए। और आप इसकी वैल्यू अच्छे से निकाल सकते हैं अगर r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लगाकर के मैग्नीट्यूड भी हमारे पास f है, दोनों फोर्सेस भी f है, तो वो काट छाट के हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 बच जाएगा, और उस साइड पे करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा हाँ जी। 120। वो कहते हैं दो वेक्टर्स हमारे पास है। वेक्टर है ये एक वेक्टर, और ये वेक्टर, ठीक है। वो कहता है इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों की जो मैग्नीट्यूड वो क्या सेम है। दो वेक्टर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। इसके वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल एफ है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कितनी है? एफ ही है। तो वो कहते हैं उनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आएगा? वो भी एफ ही आएगा। इस वेक्टर की f ही मैग्नीट्यूड आएगा। एफ, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड एफ, और जो रिजल्टेंट है वो भी एफ आया। तो वो बता रहा है, बता रहा है कि एंगल तो कितना होगा जिस पर ये सिचुएशन वैलिड होती है। फिर मैंने एग्जांपल्स भी बताया। मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हमारे पास, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे भी कितनी है? 4। जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है उसकी मैग्नीट्यूड भी कितनी है? 4। तो ये सिचुएशन कब होगी? जब हमारे पास एंगल 120 डिग्री पे हो। क्लियर है? जी सर ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एंगल हमारे पास 120 डिग्री आ जाए, तब जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो ये आंसर हमारा 120 डिग्री आएगा। लेकिन शर्त ये है कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि 5 + 4। अब अगर ये हमारे पास सिचुएशन हो, तो इसका तो आंसर नहीं ना आ सकता 5 या 4, क्योंकि ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड वो डिफरेंट है। 5 की मैग्नीट्यूड 4 ये दोनों एक दूसरे डिफरेंट है। तो यहाँ पर 120 डिग्री जब आप पुट करें तो यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा। ये भी बात याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स की सेम हो, तब जो रिजल्टेंट है वो ही सेम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये लास्ट एमसीक्यू ही था आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि करंट हमारा स्केलर क्यों नहीं, वो वेक्टर क्यों नहीं होता, हालांकि उसके पास भी डायरेक्शन होती है। अभी देखें, ये हमारे पास दो वायर है, और ये तीसरी वायर है। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो कार्डी टू किर्चॉफ्स वोल्ट करंट रूल है, जितना करंट आएगा उतना ही क्या आना चाहिए? बाहर भी जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से 4 एम्पीयर करंट आ रहा है, और यहाँ से 3 एम्पीयर करंट आ रहा है,
तो किरचॉफ्स जो फर्स्ट रूल है या करंट रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से करंट कितना बाहर जाना चाहिए, 7 एम्पियर। तो अब ये जो दो वायर्स थी कि ये सिचुएशन बन गई, अब मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। अब एक वायर इस तरह कर लेता हूँ और एक वायर इस तरफ, और जो तीसरी वायर है वो ये इस तरफ हो गई। ये हमारी जंक्शन आ गई। तो यहाँ से हमारा पहले वो 4 एम्पियर है, तो ये हमारी 4 एम्पियर वाली वायर है, और ये यहाँ से 3 एम्पियर। तो जब करंट को कैलकुलेट किया गया तो तब यहाँ से कितना आया, 7 एम्पियर ही आया। ये नहीं हुआ जब आप करंट की डायरेक्शन आपने बदल दी तो करंट की जो रिजल्टेंट वैल्यू उसकी वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, उस पर फर्क नहीं पड़ा। कोई और पॉसिबिलिटी देख लें। एक वायर इस तरह हो गई, दूसरी वायर इस तरफ हो गई, तीसरी ये हो गई। तो यहां से हमारा 4 एम्पियर करंट आया। तो सिंपल हम इतना भी तो बोल सकते हैं कि जो करंट है आपके पास वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, लाइक हम किसी चीज की हाँ जी, वो डायरेक्शन ही को है, उस पर डिवाइड नहीं कर लेकिन सकते। थोड़ा सा वो कंसेप्ट दे रहा हूँ ना। तो यहां से हमारे पास 7 एम्पियर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शन मैंने पहले दूसरे तीसरे केस में, तीनों केसेस में डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे अभी हमने बात की है कि जब भी डायरेक्शन चेंज होती है आंसर क्या होता है, बदल जाता है। कि जब हमारे पास डायरेक्शन 180 डिग्री हो तब आंसर हमारे पास 4 + 4 का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाए तब 4 + 4 का आंसर क्या आता है, 4 आता है। जब एंगल हमारा 0 हो जाए तब 4 + 4 का आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए यहाँ पे देख लें, यहाँ पर भी आंसर हमारा 7 एम्पियर रहा, यहाँ पर भी 7 एम्पियर रहा, यहाँ पर भी 7 एम्पियर ही रहा। यानी कि डायरेक्शन बदलने से करंट की जो नेट वैल्यू उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीज प्रूफ करती है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करती है कि करंट हमारा जो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है या डेमो में पूछा जाता है कि करंट हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होता हालांकि उसके पास डायरेक्शन होती है, या आपसे क्लास में बच्चे सवाल कर लेते हैं, तो आपने उसको ये एग्जाम्पल, बच्चों को आप पहले ये एग्जाम्पल दे के समझाएं, और अगर आप डेमो दे रहे हैं तो तब ये वो एग्जाम्पल दे के समझाएं। फिर जो इसका इंटरव्यू का जो आपने क्वेश्चन देना है, ज़ाहिर है क्योंकि उस वक्त आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं होगी, तो आपने क्या आंसर देना जो अभी राबिया ने आपको बताया है, कि आपने बताना है कि जो हमारा करंट है ये अलजेब्रिक रूल्स को, ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है। तो जो वेक्टर होता है वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। जैसे आपका हेड टू टेल रूल हो गया, पैरेललोग्राम मेथड हो गया, ये सारे क्या वेक्टर लॉज हैं। तो जो वेक्टर होगा वो वेक्टर लॉज को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर देख लें, जो करंट है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, वो किसको फॉलो कर रहा है, सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को। अलजेब्रिक रूल्स क्या जिसे होते हैं? अरिथमेटिक भी बोल सकते हैं। हाँ जी, अलजेब्रिक रूल्स क्या होती हैं, 4 + 3 का आंसर हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। ना 6 हो सकता है ना 8 हो सकता है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी आंसर 7 था, यहाँ पर भी 7 था, और यहाँ पर भी 7 था। दूसरा नाम राबिया का आपने बताया है, अरिथमेटिक। रूल्स यला। चलिए ठीक है, क्लियर है। यस सर क्लियर है। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्योंकि हमारा पीडीएफ तो खत्म हो गया। कल फिर हम ये नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपने सिर्फ 3 से 4 MCQs करवाए हैं आज। हाँ जी, थोड़ी सी स्पीड हमने स्लो इसलिए रखी हुई है कि जो है ना, तकरीबन मेरे पास 42 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुकी हैं, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं आए हैं, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ी स्पीड स्लो रखें ताकि हम आपके साथ मिल जाएं, फिर हम वो सेकंड ईयर की तरफ तब जाएं। इसलिए फिर थोड़ी सी स्पीड हमने स्लो रखी हुई है। लेकिन जो भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ ना, इसमें हर आप नई चीज़ सीख रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। ये नहीं होगा कि जो भी क्लास होगी तो उसमें आप बोलो कि नहीं हमने आज कुछ नहीं सीखा। तो ये आपकी गारंटी है, जो भी नई क्लास होगी तो उसमें नई नई चीज़ें आप लाजमी सीखेंगे। और वही बात आ जाती है कि आप सीखने के लिए आए हैं, सिलेबस खत्म करने के लिए आप नहीं आए, क्योंकि पीपीएससी का या पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सिलेबस है ही नहीं है। अगर बात की जाए, ये कहीं से भी कुछ भी वो पेपर में डाल सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अब बड़े स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको गलत फहमी होती है। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि मेरी तो एफएससी बड़ी पक्की है, मैंने कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ, मैं अकेडमीज में पढ़ाता हूँ, मैं एमडी कैट की तैयारी करवा रहा हूँ, एफएससी मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरी बस जी बीए वो बीएससी वीक है या मेरी एमएससी वीक है। और वही बंदा वो जब पेपर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का उसमें फेल हो जाता है। क्यों फेल होते हैं हम, इन सवालों के जवाब हमने ढूंढने हैं
कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम इतना पढ़ाने के बावजूद, जब देख लें बहुत सारे ऐसे टीचर्स होती हैं पढ़ा पढ़ा कर उनको किताबें जुबानी याद हो जाती हैं, लेकिन वही बंदा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पेपर भी पास नहीं कर पाता। पीएचडी बंदा जो वो फेल हो जाती हैं। तो कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे जिनकी वजह से हर बंदा क्यों फेल हो जाता है, हालांकि ये इतना पढ़ाता है, ट्यूशन में पढ़ाता है, अकेडमीज में पढ़ाता है, दो दो अकेडमी रखी हुई हैं, फिर वो कॉलेज में पढ़ा रहा है, पढ़ा पढ़ा के बुक की जुबानी याद होगी लेकिन पेपर पास नहीं हो रहा। तो यही हमारी गलतियां होती हैं कि हम सिलेबस को कवर करने के पीछे भागते हैं। हम चीज़ों को डीपली स्टडी नहीं करते, हम टाइम लेके चीज़ों को नहीं करते, हमारे बस ये होता है हम दिली सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि आज देखो, आज हमने 15 दिन हो गए, मैंने एफएससी भी कर ली है, मैंने एफएससी पार्ट 2 भी कर ली है, अब मेरा 1 मंथ हो गया, मैंने बीएससी भी कर ली है। तो ये क्या करने के बाद क्या आपकी गारंटी है क्या पेपर पास कर जाओगे? स्पीड मारने को मैं मार सकता हूँ, स्पीड मैं आपको बोलूं कि ये